फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। सुमन जल्दी से रसोई में से अपने पल्लू से हाथ पोंछती हुई दौड़ कर आई। आकर फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो, क्या क्या मैं सुमन से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं सुमन ही बोल रही हूँ, सुमन ने कहा तो उधर से आवाज़ आई, सुमन, मैं तुम्हारा भाई सोमेश बोल रहा हूँ। ये सुनते ही सुमन के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। हेलो सुमन, क्या हुआ? सुमन, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुमन ने कांपते हाथों से रिसीव उठाया किया और घबराई हुई आवाज़ में बोली, सोमेश भैया, तुम पर मैंने सुना था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उधर से आवाज़ आई, सुमन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ज़रा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवित होने की खबर तुमसे छुपाई, या यूँ कहूँ कि अपने मरने की खबर तुम तक पहुँचाई। उसके पीछे भी एक कारण था। पहले मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे दिल थाम कर सुनो कि मेरे साथ साथ तुम्हारी बेटी भी जिंदा है, जिसको तुमने मुझे सौंपा था। क्या बोल रहे हो सोमेश? तुम हर बड़ा सी गई। सुमन आंखों में से विस्मित और खुशी से मिश्रित धारा बह निकली। फिर थोड़ी आवाज़ को संभालते हुए बोली, भैया, ये कैसी मजाक कर रहे हो तुम? सुमन, ये मजाक नहीं, हकीकत है। इसके पीछे क्या कारण था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ तुम मेरी बात मानो और जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंपना चाहता हूँ। सोमेश ने अपनी बात पर जारी रखते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ये बात सुनकर कसमकस में पड़ जाओगे, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। सुमन, जिन परिस्थितियों से तुम्हें उबार कर तुम्हारे भैया ने तुम्हारी ज़िंदगी को ठहराव देने का प्रयत्न किया था, वही विकट स्थिति आज फिर तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। एक लंबी सांस खींचते हुए सोमेश ने कहा, तुम्हारी बेटी आज तक मेरे पास एक अमानत ही सही, पर मेरी बेटी बनकर मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। आज भी शायद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल न देता, पर मेरी मजबूरी समझो, या तुम्हारी किस्मत जो आज फिर तुम्हें उसी मोड़ पर ले आई जिस मोड़ पर तुम अपनी बेटी से जुदा हुई थी। सुमन, दरअसल मुझे कैंसर है। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने अभी तक ये बात रिया को भी नहीं बताई, क्योंकि वो ये बात सह नहीं पाएगी, बिखर कर टूट जाएगी। लेकिन ये बात छुपी भी नहीं सकती, इसीलिए इससे पहले ही रिया इस हकीकत का सामना करे और बिखर जाए, तो इससे पहले ही तुम आकर उसे ले जाओ, ताकि मैं निश्चित होकर मर सकूं। देर मत करना सुमन, क्योंकि इसके अलावा अब मेरे पास और कोई चारा नहीं, वरना मैं तुझे परेशान नहीं करता। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहते हुए सोमेश ने फ़ोन काट दिया। ये सुनकर सुमन के हाथ पांव फूलने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं कैसे जाऊं? क्या करूं? अपने ही सवालों से जूझती हुई सुमन उन पलों को टटोलती हुई यादों में खो गई। सुमन ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, इसीलिए अपने बड़े भाई सोमेश की ही गोद में पली बड़ी थी। छोटी से कस्बे में रहने वाले भाई की छत्र छाया में यूँ तो कोई कमी नहीं आई, पर भैया बहुत ही पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे। शायद माता पिता की परवरिश के अभाव में कस्बे में जो बड़े बूढ़ों ने समझाया दिखाया, वही उनके बालमन ने अपना लिया, और वही अपनी छोटी बहन सुमन पर भी लागू करते हुए खुद भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, और ना ही सुमन को इंटर के बाद पढ़ने दिया। जल्द से जल्द सुमन के हाथ पीले कर अपने फर्ज को पूरा कर देना चाहते थे, इसीलिए उनकी दृष्टिगत जो उपयुक्त परिवार मिला, उसे देखकर उन्होंने सुमन की शादी कर दी। सुमन के पति थे तो इंजीनियर, पर परिवार काफ़ी बड़ा था। उनका 3 भाई थे। दोनों बड़े भाई भी शादीशुदा ही थे और उनके 2-2 लड़के थे। सुमन के पति रोहित माँ के लाडले और उनकी बात को आंखें बंद कर मानने वाले आज्ञाकारी बेटे थे, क्योंकि माँ के कहे बगैर तो रोहित अपनी पत्नी सुमन के पास बैठता भी नहीं था। घुमाने ले जाना तो बहुत दूर की बात थी। माँ का आज्ञाकारी बेटा अपनी पत्नी को समझने वाला पति न बन पाया। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब सुमन को शादी के कुछ महीने बाद पता चला कि वो माँ बनने वाली है। इस सुखद खबर ने मानो
उसकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि 4 चांद में दाग होता है, या यूँ कहे कि चांद को भी ग्रहण लगता है। सुमन की भी खुशनुमा ज़िंदगी को ग्रहण लग गया था। ससुराल वालों की पुरानी सोच और दकियानुसी विचारों से उनके दिलो दिमाग में बुरी तरह समाये बेटे और बेटी के बीच के भेदभाव ने सुमन को खुशी के आसमान में उड़ने से पहले ही धरातल पर पटक दिया था। रोहित ने अपनी माँ का फरमान सुमन को सुना दिया कि हमारे घर में पीढ़ियों से बेटों ने ही वंश बेल बढ़ाई है और मेरे दोनों भाई भी इसी परंपरा को बढ़ाने में ही सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए वो सभी सुमन ने बेटे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये सुनते ही सुमन हत-परत हो गई। माना कि वो भी एक छोटे कस्बे से आई थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर इतनी समझ तो उसमें भी थी कि लड़की और लड़के में मतभेद करने का ज़माना अब नहीं रहा। अब लड़कियों को भी वही सम्मान और स्थान मिलने लगा है जो लड़कों को दिया जाता है। उसने रोहित को समझाने की कोशिश की कि देखो रोहित, आप क्यों लड़के और लड़की में इतना अंतर कर रहे हैं? क्यों हमारे होने वाले पहले बच्चे की खुशी को कम कर रहे हो? और फिर अगर हमारे घर में पीढ़ियों से बेटी नहीं भी आई तो अब आने दीजिए ना, लक्ष्मी का रूप होती है बेटियां। और फिर हमारे घर किसी बात की कमी तो है नहीं कि हम उसे नहीं पाल पाएंगे। जेठ जी के बेटे भी तो अपने बेटे जैसे ही है, उन्हें भी एक बहन मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि बेटी ही आएगी, पर अगर बेटी आए भी तो क्या आपत्ति है? ये सुनकर रोहित आग बबूला हो उठा और गरजते हुए बोला कि अपना भाषण अपने पास रखो। मेरे बड़े भाइयों ने 2-2 बेटों को जन्म देकर इस परिवार की वंशवेला को आगे बढ़ाया है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे भी कम से कम 2 बेटे हो। जहाँ तक बात है कि हमें कैसे पता होगा कि आने वाला पहला बच्चा बेटा होगा या बेटी, तो हम टेस्ट करवाएंगे। बेटा हुआ तो ठीक, अगर बेटी हुई तो उसको गर्भपात करवा देंगे। समझी तुम? अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। बस इतना कहकर रोहित वहाँ से चला गया। सुमन रोहित का ये नया और रौद्र रूप देखकर चकित रह गई। सुमन की किसी भी दलील का रोहित पर असर होना तो दूर, अपितु अब तो उसे रोहित की इस धमकी से डर लगने लगा था। और वही हुआ जिसका सुमन को डर था। 4 महीने बाद टेस्ट करने पर लड़की होने की रिपोर्ट आई तो रोहित ने तो वही उस कन्या भ्रम को गिराने की बात लगभग तय ही कर दी थी कि सुमन ने पहले ही आने की जिद की। शायद उसे अभी भी एक आशा थी कि वो रोहित को समझा बुझाकर पहली बार माँ बनने की खुशी और उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर लेगी। पर रोहित और सारा परिवार टस से मस न हुआ। उल्टा सुमन की सास ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो उस बच्ची को अपने मायके में जाकर गिराए, क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसा पाप करने की नौबत नहीं आई थी और वो इस कन्या भ्रम हत्या के पाप के भागीदार भी नहीं बनना चाहते थे। सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सबकी इस बेवकूफ़ी और बचकाना हरकत पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बुदबुदा रही थी, वाह क्या बात है, पाप भी करना है और भागीदार भी नहीं बनना। सब के सब कितने स्वार्थी है। तो मैं क्या करूं? माँ बनने की खुशी मनाऊं या पेट में लड़की होने का दुख मनाऊं? क्या मेरी इच्छा का ये मेरे अस्तित्व का कोई मोल नहीं? लड़की को जन्म देना और गिराने का कष्ट तो मेरे शरीर को झेलना है। फिर मुझसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि मुझे क्या चाहिए? मन ही मन वो खुद से सवालों और जवाबों के उधेड़ बुन में लगी रही और अगली सुबह ही उसे उसके मायके भेज दिया गया और साफ शब्दों में कहा गया कि इस पाप से मुक्ति पाकर ही वापस आना। जैसे तैसे करके सुमन मायके आ गई। भैया ने डॉक्टर से बात करके तारीख तय कर ली। 4 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था, लेकिन सुमन को मानो एक पल का भी चैन नहीं था। 2 रातें उसने करवटें बदल कर निकाल दी कि कैसे बचाए वो अपनी नन्ही सी जान को। कोई रास्ता सुझाव नहीं दिया तो उसने अपने मन की बात अपने भैया को बताए, पर उनका भी जवाब सुनकर वो कह सकते हैं आ गई। भैया ने भी समाज की ऊंच नीच का हवाला देकर और ससुराल वालों की बात मानने में ही भलाई समझी, साथ ही अपनी मजबूरी भी बता दी, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति उनकी अपनी ही
शादी करने का मंशा निश्चित थी, इसीलिए वो किसी का विरोध का सामना नहीं करना चाहते थे, चाहे फिर वो सुमन के ही ससुराल वाले हो या समाज वाले। एक एक पल सुमन को भी भारी लग रहा था, कोई साथ देने को तैयार नहीं था और वो हर लम्हा ईश्वर से अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। ईश्वर की कृपा थी या उस परी की किस्मत कि डॉक्टर के पास जाने से एक दिन पहले सुमन के भाई का दोस्त रमेश घर पर आया और जब उसने सुमन को भी वहाँ देखा तो सुमन उससे नज़रें चुरा रही थी। सोमेश भैया से पूछने पर उन्हें जब सुमन के परेशान होने और उसके नज़रें चुराने का कारण पता चला तो एक बार को चुप हो गया। फिर उसने सुमन को बुलाकर उसकी इच्छा जानना चाहा तो सुमन ने रोते हुए उसे अपनी सारी इच्छा बता दी। ये जानकर रमेश सुमन के भाई को समझाते हुए पाप करने से रोकने को कहा, पर जब भैया अपने दलीलों से रमेश को समझाने लगे तो सुमन अपने भाई के पैरों में गिरकर मन्नतें मांगने लगी। प्लीज़ भैया, मैं अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। तो उसका भाई सोमेश उल्टा उसी पर भड़कने लगा, बोला तू पागल हो गई है सुमन, तू जानती है ना ऐसी करने से तेरे ससुराल वाले तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। तुम मेरे पास हंसी खुशी आए हो तो ठीक है, पर इस तरह से ससुराल वालों के विरोध को झेल कर मायके पर ही रहोगी तो ये मैं सहन नहीं कर सकता। फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा कि रमेश यार, तू ही समझाना इसे। तो रमेश भी उल्टा सुमन के ही पक्ष लेते हुए बोला, पर सोमेश, हम जो करने जा रहे हैं वो भी तो गलत है ना। हाँ हाँ, तुम तो उसी का पक्ष लोगे ना, क्योंकि तुम सुमन से शादी करना चाहते थे और मैंने तुम्हें इस रिश्ते से मना कर दिया, तो तुम आज भी सुमन को पाना चाहते हो। सोमेश भैया खींचकर रमेश की तरफ मुखातिब होकर बोले तो रमेश ने कहा, सोमेश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, कितनी गलत सोच हो गई है तुम्हारी। तुम अपनी बहन की खुशी न देखकर उल्टा मुझे दोष दे रहे हो। क्या हुआ जो ये रिश्ता नहीं हो पाया? मैं सुमन को दुखी देखना नहीं चाहूँगा। मुझे क्या पता था कि सुमन यहाँ आई है और मुझे क्या परेशानी है। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि अपने स्वार्थी के लिए सुमन का पक्ष लेकर उसकी ज़िंदगी में खलल पैदा करूँगा। जो मुझे सही लगा मैंने कहा वही कहा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये तुम भाई बहन का मामला है, तुमने परेशानी बताई तो मैंने अपनी राय दी थी। हाँ, आज एक बात और कहूँगा कि मेरे दिल में बेशक वो भाव नहीं रहे, पर मैं आज भी तुम्हारे या सुमन के दुख में पीछे नहीं हटूँगा। ये कहकर रमेश वहाँ से चला गया। रमेश के मन में सुमन के लिए चाहत थी और उसने सोमेश से उसका हाथ मांगा और उसे पता भी नहीं, ये जानकर सुमन को झटका सा लगा। ऐसा क्या कारण रहा होगा जो भैया ने मना कर दिया इस रिश्ते से। ये बात सुमन को और भी परेशान करने लगी। तो उसने इस बात के बारे में अपने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि रमेश की आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होने के कारण मैंने तेरी उसके साथ शादी नहीं की, क्योंकि मैं तेरा रिश्ता अपने से ऊंचे घर में करना चाहता था। अपने भाई की बात सुनकर सुमन की आंखें में पानी आ गया। उसने कहा कि लेकिन भैया, आपको अपने दोस्त से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हाँ सुमन, अब तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कल सुबह ही मैं जाकर उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लूँगा। अगली सुबह सुमेश अपने दोस्त रमेश के घर गया और उससे अपने किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने लगा। तो रमेश ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं तो उस बात को कल ही भूल गया था। लेकिन सोमेश, आज भी एक बात कहूँगा कि तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है। एक माँ की बच्ची को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देना, उस माँ पर क्या गुजरेगी। रमेश ने सुमन के भाई सोमेश को समझाते हुए कहा। तो सोमेश अपने दोस्त के पास बैठकर इस बात के बारे में वार्तालाप किया। थोड़ी देर बाद सोमेश भैया एक फैसला लेकर रमेश को साथ लेकर आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर सुमन को थोड़ी थोड़ी खुशी हुई। तभी उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि वो अपनी आने वाली भांजी का स्वागत करेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए अपनी बहन के ससुराल वालों से कितना भी विरोध
क्यों न झेलना पड़े। पर अब वो अपनी बहन की खुशी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये सुनकर तो सुमन की खुशी का मानो ठिकाना ही न रहा। अगले सप्ताह जब सुमन के पति रोहित का फ़ोन आया तो सोमेश भैया ने अपना फैसला उनको बता दिया कि वो इस बेटी को इस दुनिया में आने से नहीं रोकेंगे। ये सुनते ही सुमन के ससुराल वालों ने सोमेश को खूब खरी खोटी सुनाई। सुमन की सास ने कहा कि इस लड़की के साथ सुमन की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अगर उसे आना है तो लड़की को छोड़कर आ सकती है, वरना अपने मायके में ही बैठी रहेगी। यह सुनकर सुमन विचलित सी हो गई। आखिर कब तक लड़की पैदा करना या होना एक सज़ा का फरमान बना रहेगा। बच्ची का जन्म होने तक सोमेश भैया ने सुमन का पूरा ख्याल रखा और जब नन्ही सी परी आई तो उसकी देखभाल भी खुद करने लगे। पर एक दिन अचानक रोहित को सामने आया देख सुमन हैरान हो गई। उसे लगा कि शायद उसके पति और ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए वो उसे लेने आए हैं। माँ की आज्ञाकारी ही सही, पर सुमन के बिना रह भी नहीं पाता। रोहित इतने दिनों की दूरी इन्हें सुमन तक खींच लाई। सोमेश भैया से माफ़ी मांगकर अपनी इच्छा जताने लगी कि वो सुमन को ले जाना चाहता है, पर उसकी बेटी को शायद कोई नहीं अपनाएगा। सोमेश भैया एक अजीब सी कशमकश में फंस गए। फिर से अपनी बहन को उसके ससुराल में सम्मान सहित भेजने की चाह बलवती होने लगी। उनकी भांजी को इस संसार में लाने के लिए साहस, पर उनके अपने फिर वही समाज के दयानुसी विचार हावी होने लगे। बहन के प्रति फर्ज और प्यार ने फिर से एक फैसला करने पर सोमेश को मजबूर कर दिया, वो भी सुमन की राह जाने बिना ही। उन्होंने सुमन को अपना फैसला सुना दिया कि वो अपने ससुराल जाएंगी और उसकी बेटी उनके पास रहेगी। सुमन ने जब इस बात के लिए मना किया तो सोमेश ने खुदकुशी करने की धमकी दी। फिर थोड़ा शांत होते हुए बोला कि मैं तुझे वचन देता हूँ सुमन की तेरी बेटी को कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तू अपनी बेटी की ओर देख, निश्चित होकर अपने ससुराल जा। सुमन उनकी जिद के आगे हार कर दिल पर पत्थर रखकर ससुराल चली गई, पर उसका मन हर वक्त अपनी बेटी से मिलने को बेचैन रहता। माँ की ममता इस कदर हावी हुई कि पति और ससुराल वाले अब उसे ताने कसने लगे, क्योंकि हर पल सुमन अपनी बच्ची की आवाज़ अपने कानों में सुनती हुई घबरा कर जाग उठती, पर उसकी हालत पर किसी को तरस न आता। एक दिन उसकी सास उसकी इस हालत से तंग आकर रोहित ने सोमेश भैया को फ़ोन किया और उन्हें सुमन के बारे में सारी बातें बताई। तो सोमेश ने रोहित को आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इस बात का समाधान ढूंढ लेंगे। कुछ दिनों तक बाद फ़ोन की आया कि रमेश और सोमेश भैया सुमन की बेटी रिया को लेकर कहीं घूमने जा रहे थे और उनकी बात बस दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी गहरी खाई में गिर गई, जहां से किसी के बचने की उम्मीद भी नहीं रही। सुमन ये सुनकर चक्कर खाकर गिर पड़ी। भाई और बेटी को जाने के सदमे में से अभी उभर ही नहीं पाई थी कि मालूम हुआ कि वो फिर से मां बनने वाली है। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया और सुमन को 2 जुड़वा बेटों की मां बन गई। ससुराल में उसकी खूब इज्जत बढ़ गई। उसके बच्चों के नाज नखरे उठाने को सब तैयार रहते। सुमन धीरे धीरे बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई, पर अपने गम को पूरी तरह भुला भी नहीं पाई थी। आज करीब 10 सालों बाद जब उसे पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो रोए या हंसे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इतने सालों पहले उसकी बेटी को अपनाया नहीं गया तो आज उसके ससुराल वाले कैसे अपनाएंगे। अब तो 2 और सदस्य उसके अपने बेटे भी थे, ये भी शायद नहीं अपना पाएंगे। अपनी बहन को पीढ़ी दर पीढ़ी घर में सिर्फ लड़के पैदा होने से सब मर्द सदस्यों में पुरुष होने का दम्भ कूट कूट कर भरा था, बिना इस बात के एहसास कि उन्हें जन्म देने और उनके वंश बेल को आगे बढ़ाने में एक औरत का ही हाथ है। फिर क्यों एक औरत के अस्तित्व को निकारने की मूर्खता कर रहे हैं। पर अब वो हमें तो क्या करे। आज तो आखिर उसे रोहित और अपने बेटों से इस बारे में बात करने ही पड़ेगी। हम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। ईश्वर के किसी निर्णय को बदलने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं। हम जिस चीज़ से भागते हैं किस्मत हमें फिर से वहीं लाकर खड़ा कर देती है। सुमन अपने आप ही बुदबुदा रही थी।
शाम को अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। शाम को जब रोहित घर आया तो सुमन ने उसे सारी बात बताई कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है और वो उसके भाई के पास है। उसकी बात सुनकर रोहित झल्लाकर बोला, आज इतने सालों बाद तुम अपने भाई की बात पर विश्वास करके बेवकूफ़ मत बनो। सुमन, क्या पता वो अपना कोई पाप तुम्हारे गले डाल रहा हो। मेरे भाई को गाली मत दीजिए। रोहित वो आखिर पल गिन रहा इंसान बिना किसी स्वार्थ के हमारी बेटी को इतने सालों से पालता रहा और वो भी हमसे बिना कुछ मांगे, और आप उसे ही गलत ठहरा रहे हो। उसने आज तक हमारी बेटी का राज इसीलिए रखा कि आप अपनी बेटी को अपना नहीं पाए और मैं उससे दूर रह नहीं पा रही थी। इसीलिए सोमेश भैया ने हमारी गृहस्थी बचाने के लिए ही मुझसे ये राज छुपाया। मुझे सब पता चल गया है। आप ये मत भूलिए कि आपने ही सोमेश भैया को मेरी दशा बताकर उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया था, और आज वो हमें हमारी बेटी, हमारी अमानत हमें सौंपना चाहता है। तो उसका एहसान करने के बजाय आप उसे ही दोषी ठहरा रहे हो। कम से कम आज तो एक पिता बनकर उस मासूम के लिए सोचिए जो आपका ही खून है। क्या कसूर है उसका जो आप उसको अभी भी नहीं अपना रहे। देखो सुमन, मैं मानता हूँ, पर रोहित कुछ बोलता उससे पहले ही सुमन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए एक दृढ़ विश्वास के साथ बोली, मैंने आपके खानदान के 2 चिराग दे दिए हैं, अपने जीवन के इतने साल भी दे दिए, पर आपने मुझे क्या दिया? मुझसे मेरे माँ होने का हक छीन लिया। मुझे मेरी बेटी से ज़बरदस्ती अलग करवा दिया। आपने मुझसे नाइंसाफ़ी करके भी अपनी माँ के बेटे होने का हक अदा किया, पर आज मैं भी अपनी माँ होने का फ़र्ज़ पूरा कर अपनी बेटी को उसका हक दूंगी जो वो आज मुझसे मांग रही है। मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी, उसे अपना कर अपने सीने से लगाकर वर्षों से अतिरिक्त अधूरी ममता का उधार चुकाऊंगी, जो आज मुझे आप भी नहीं रोक पाओगे। कहते कहते सुमन का गला भर आया। अपनी माँ और पिता की बातें सुनकर दोनों बेटे आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। माँ, हम भी चलेंगे आपके साथ अपनी बहन से मिलने और उसको लेने कहते हुए सुमन के दोनों बेटे आगे बढ़कर सुमन के गले से लग गए, और ये देख सुमन की आंखें खुशी और हैरानी से भर आई। चलो, आज इस नई पीढ़ी से ने एक औरत होने के अस्तित्व को पहचान तो सही। यही सही, आज से ही सही, पर एक आगाज तो हुआ और आगे अंजाम भी अच्छा ही होगा। अब हमारी हर पीढ़ी में लड़कियों का स्वागत होगा। ये एहसान आज हुमन को अपने बेटों का चेहरे की पढ़कर हो गया था, जो कि अपनी बहन से मिलने की खुशी मना रहे थे। कुछ देर तक खामोशी ही छाई थी। थोड़ी देर बाद रोहित बोला कि हम सब रिया बेटी को लेने जाएंगे। अपने पति के मुंह से ये सुनकर सुमन चौंक गई और बोली, सोच लो रोहित, वहाँ जाकर बदल तो नहीं जाओगे? नहीं, पर क्या रिया हमें अपना पाएगी?